माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर ध्यान दिया तो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको 11th-12th दोनों ईयर में आगे जाके और आप जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पे जहाँ पे मैकेनिक्स रहेगा वहाँ पे आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ करना ही है। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे, ध्यान दे के सुनेंगे। अगर ध्यान दिया तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे जाके आपको कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्प्लिट करते नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट इस लेक्चर पे करेंगे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, लेक्चर का फ्लो कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको कंपोनेंट समझ में आए तो आप आगे जाके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टडी करोगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोग 2 डायमेंशन मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, उसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, उसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हम लोग स्टडी करेंगे और उनको लिखते कैसे, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड फिर लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, इस प्रकार लेक्चर का फ्लो रहेगा। ऐसे टोटल 4 पॉइंट्स में मैंने लेक्चर को डिवाइड किया है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड देन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत लेने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक जब न्यूमेरिकल लूंगी तभी अच्छे से समझ में आएगा। थियोरेटिकली आप पढ़ोगे बट इतना क्लियर नहीं होगा। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, इसके पहले हमने ट्रायंगल लॉ में क्या स्टडी किया। ट्रायंगल लॉ में हमने देखा कि 2 वेक्टर आपको दिए होते हैं, उस 2 वेक्टर्स को, 2 या 3 वेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब सपोज आपको ये वेक्टर दिया है ए, राइट, और सपोज दिस इज वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर आपको कहीं यहाँ दिया है, सपोज दिस इज वेक्टर बी। तो और अगर आपको बोला कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, ये वेक्टर को उठा के हम लोग कहाँ लगाते हैं, इसके हेड को लगाते हैं। मतलब वेक्टर बी को हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार, और फिर हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेक्टर से लेके इस वेक्टर तक एक लाइन खींचते हैं, इसका टेल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसका हेड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये होता है इनका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कितना होता है, आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी बार होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो इन 2 वेक्टर्स को कनेक्ट करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे, राइट। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग क्या है, ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग है। तो ये एक सिंगल वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स कंबाइन करके बन रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के ये जो 2 वेक्टर्स हैं, ये क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे आर बार के कंपोनेंट कौन है, आर बार के कंपोनेंट एक ए बार है एंड बी बार है। मतलब जो 2 वेक्टर्स होते हैं जिनको जोड़ के एक तीसरा वेक्टर बनता है, उस तीसरे वेक्टर के ये दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे उसका मीनिंग है। अभी इसके लिए देखो, मैंने आपको स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया था, याद होगा, है ना। हमने क्या किया था, यहाँ पे फैन है, मैंने आपको बोला था, तो मुझे इस फैन की तरफ जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ज़मीन पे। तो अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा इधर लेती हूँ, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, मतलब वेक्टर ए बार हमने बनाया, और फिर हम चलते चलते यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, मतलब हमने यहाँ पे बी बार बनाया। लेकिन स्पाइडरमैन होता तो क्या करता, डायरेक्टली यहाँ पे जाता। तो ये होगा आपका आर बार। तो ये आर बार के 2 कंपोनेंट्स बने, कौन से, एक ए बार और दूसरा बी बार। तो ये 2 और मोर जो होते हैं वेक्टर्स, जिनको कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर।
समझ में आया सबको? आगे जाके अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर के कंपोनेंट पूछे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे और उसको कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके किसी एक वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि आपको सिंगल वेक्टर दिया जाएगा और सिंगल वेक्टर मतलब आपको आर बार दिया जाएगा, बाकी ये दो वेक्टर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आपको ये सिंगल वेक्टर दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके कंपोनेंट ढूंढो। तो आप कैसे ढूंढोगे? पहले हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एंगल नहीं बना सकते क्योंकि हमें उन्होंने एंगल नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, उनको बस एक ही एंगल में स्प्लिट करते हैं। कितने? 90 डिग्री। तो इस वेक्टर को हम लोग दो एंगल्स में ही स्प्लिट करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस का वेक्टर उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका अलोंग वाई एक्सिस। तो इनका दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो ये सिंगल वेक्टर को हमने स्प्लिट किया कितने वेक्टर्स में? एक ए बार में और एक बी बार में। मतलब ए बार कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस, और बी बार कहाँ है? अलोंग वाई एक्सिस। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हमने क्या किया, एक सिंगल वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। तो ऐसे स्प्लिटिंग यहाँ पे एक्चुअल में पूछा जाता है। समझ में आया? तो ये स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पूरे सिलेबस में 11-12 के पूरे सिलेबस में आगे जाके आप फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, टेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैग्नेटिक इंडक्शन, कौन से भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करोगे जहाँ पे वेक्टर आएगा तो उसके कंपोनेंट की बात आएगी तो वो कंपोनेंट आपको स्प्लिट करने ही पड़ेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी कि उनको स्प्लिट कैसे करना है। बस फिलहाल आपको क्या याद रखना है अभी? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली कंपोनेंट किसको कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड। मतलब ये सिंगल वेक्टर है आपका, तो इसको हमने स्प्लिट किया दो वेक्टर्स में, ऐसे ए बार एंड बी बार। तो ये सिंगल वेक्टर, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ये एक डेफिनेशन बनती है। इसकी और एक डेफिनेशन बनती है, वो देखो क्या है। और इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द गिवन वेक्टर कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स अलोंग सर्टेन फिक्स डायरेक्शन। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इनकी एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो गिवन वेक्टर मतलब ये गिवन वेक्टर हो गया यहाँ पे, कैन बी रिटर्न एज, देखो यहाँ पे जो वेक्टर दिया जाएगा वो सिंगल वेक्टर ही आपको दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर से आपको ये दो वेक्टर्स ढूंढने हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको ये दो वेक्टर्स दिए जाते थे, उसके ऊपर से आप रिजल्टेंट ढूंढते थे। लेकिन अभी आगे जाके आपको क्या करना है, आपको ये सिंगल वेक्टर दिया जाएगा और ये सिंगल वेक्टर्स के ऊपर से आपको ये दो वेक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। 2 या 3 वेक्टर्स ढूंढने हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन, अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 वेक्टर्स, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 वेक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो कैसे ढूंढने हैं वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गिवन वेक्टर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स की सम हो सकती है, इससे ज्यादा वेक्टर्स की भी सम हो सकती है, अलोंग अ सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, आइदर एक्स एक्सिस, आइदर वाई एक्सिस, आइदर जेड एक्सिस हो सकती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स। तो ये आर सिंगल वेक्टर के ए एंड बी, ये दोनों क्या हो गए, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिंगल वेक्टर। ये बात आपको ठान लेनी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वैसे आपने कंपोनेंट में पढ़ ही लिया, बट एक बार उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या किया, ये सिंगल वेक्टर आपको दिया है, तो ये सिंगल वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कितने वेक्टर्स में, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। तो ये सिंगल वेक्टर आपको दिया है सपोज, तो ये सिंगल वेक्टर को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल आपको सपोज थीटा, ये एंगल आपको दिया है, तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक कंपोनेंट बनेगा, अलोंग वाई एक्सिस इसका एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर
into two or more vectors called as a resolution of vector. This process is called as resolution of vector. तो इसको स्प्लिट कैसे करना है, देखो ये वेक्टर आपको दिया है r बार, तो ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे फैन है, ठीक है, तो ये स्पाइडरमैन वाला डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ चलते चलते यहाँ तक आए, तो ये हो गया अपना आर एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हम लोग इसको अभी आगे जाके आर एक्स बार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस हमें क्या मिलेगा, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से चलते चलते हम लोग ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें जो मिले इसके पैरेलल में है, मतलब ये कौन सा होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे आर वाई बार। समझ में आया। तो ये सिंगल वेक्टर जो है इसके दो वेक्टर्स बने, दो कंपोनेंट्स बने, कौन से आर एक्स एंड आर वाई। तो हम लोग आर बार को कैसे लिखेंगे, आर बार इज इक्वल टू, ये दोनों को कंबाइन करके हमें सेम, ये भी कहाँ जा रहे हैं फैन की तरफ, ये भी कहाँ जा रहा है फैन की तरफ, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। समझ में आया, आर बार इज इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। अभी देखो यहाँ पे बहुत बार ये जो आर एक्स बार है इसको इस एंगल के फॉर्म में लिखा जाता है। एंगल के फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, ट्रिक भी बताऊंगी आगे जाके मैं आपको। अभी देखो इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज आर एक्स बार एंड दिस इज आर वाई बार। इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ये रहेगा आर एक्स बार एंड दिस इज आर वाई बार। अभी देखो मुझे यहाँ पे ये आर एक्स बार निकालना है, आर एक्स की वैल्यू निकालनी है, आर एक्स कितना रहेगा देखो। तो ये जो अगर हम लोग कॉस थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको याद रखना ही है। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सो का टोआ, याद रखो सो का टोआ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनिस हम लोग बोलते हैं। इसकी एडजेसेंट साइड ये है और इसका हाइपोटेनिस ये है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर एक्स डिवाइड बाय आर, मतलब आर एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर इंटू कॉस थीटा मिलेगा, राइट। मतलब ये आर बार का एक्स कंपोनेंट हमें क्या मिला, आर इंटू कॉस थीटा, ओके, यही बोला जाता है। उसके बाद आर वाई अगर मुझे निकालना है तो हम लोग लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अगर हमने निकाला तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है, आर वाई, और हाइपोटेनिस आर, मतलब यहाँ पे हमें साइन थीटा क्या मिलेगा, आर वाई डिवाइड बाय आर। तो आर वाई हमें क्या मिलेगा, आर इंटू साइन थीटा। तो देखो आपको बहुत बार एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है और पूछा जाता है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है और उसका वाई कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे इस आर का, इस सिंगल आर का एक्स कंपोनेंट क्या है, आर कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट क्या है, आर कॉस थीटा, और इस आर का वाई कंपोनेंट क्या है, दैट इज आर साइन थीटा। ठीक है, अभी इसके लिए मैं आपको बहुत ही, ये आर साइन थीटा है ना, ये इधर भी आएगा आर साइन थीटा, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड ये वाली है। तो इसको हम लोग रफ करके यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है, एक सिंगल वेक्टर दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका एक्स कंपोनेंट लिखो, इसका वाई कंपोनेंट लिखो। तो देखो इसकी सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ। ये थीटा जहाँ पे दिया जाता है तो थीटा की जो साइड होती है वो हम लोग लिखेंगे, ये अगर आर है तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, ये अगर ए है तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, ये अगर एफ है तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा। ठीक है, मतलब जो थीटा की साइड होती है वो होती है कॉस थीटा और उसकी परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो होती है आर साइन थीटा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपको एक ऐसा वेक्टर दिया है, कंसीडर करते हैं एक ऐसा वेक्टर दिया है और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा।
तो नेसेसरी नहीं है कि थीटा एक्स एक्सिस पे ही आना चाहिए, ठीक है, कोई पे भी हो सकता है। तो आपको ये एंगल दिया है, तो ये एंगल अगर दिया होगा तो इस एंगल को लगा के कौन सी साइड है, ये वाली, तो आपका ये एंगल क्या बनेगा, आर कॉस थीटा बनेगा। ये साइड क्या बनेगी आपकी, आर कॉस थीटा। और इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या बनेगी आपकी आर साइन थीटा। समझ में आया? जो थीटा को लगा के होता है वो होता है आर कॉस थीटा, और जो दूसरी साइड में होता है वो होता है आर साइन थीटा। वो कैसे आया मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और फिर हमने कॉस थीटा लिया, साइन थीटा लिया, उससे आपको आर एक्स आर डिवाइड बाय आर मिला, आर वाई डिवाइड बाय आर मिला, तो इससे आपको आर एक्स मिला आर कॉस थीटा, आर वाई मिला आर साइन थीटा। ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ये कैसे भी दिया होता है, मतलब कभी कभी ऐसे एंगल दिया होता है, ऐसे यहाँ पे बोला होता है थीटा, ठीक है। तो उस वक्त बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि हम आर कॉस थीटा कौन सा ले और आर साइन थीटा कौन सा ले। वेक्टर ये दिया है उन्होंने, सपोज दिस इज एफ बार, ये वेक्टर दिया है और उन्होंने बोला कि इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करो। तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि इनका एक्स कंपोनेंट कौन सा ले और वाई कंपोनेंट कौन सा ले। तो हमेशा याद रखो, थीटा को लगा के कौन सी साइड है, ये वाली, तुरंत लिख दो। यहाँ पे ये एफ है ना, तो ये आएगा एफ कॉस थीटा। जैसे हमने ये आर था तो लिखा आर कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर ये यहाँ का नहीं, वेक्टर यहाँ पे नहीं है, वेक्टर यहाँ पे है। ये वेक्टर को लगा के ये वाली और ये वाली साइड, क्योंकि ये वेक्टर को लगा के हमने दो साइड्स लिए हैं, तो इसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा, एफ साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आगे जाके आपको हर जगह पे ये यूज करना है, ठीक है। मतलब वेक्टर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। समझ में आए सबको? कभी कभी उन्होंने यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, ये थीटा, और बोला रहेगा इनके एक्स एंड वाई कंपोनेंट ढूंढो। तो आप तुरंत बता सकते हैं, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, आप तुरंत बता सकते हैं। ये थीटा दिया है तो इसका थीटा को लगा के ये वाली, सपोज ये इसका नाम दिया है ए, ओके, ए वेक्टर दिया है, तो थीटा को लगा के ये वाली साइड क्या रहेगी, ए कॉस थीटा, और ये वाली साइड क्या रहेगी, ए साइन थीटा। ऐसे हम लोग कंपोनेंट ढूंढते हैं, ओके। तो इसी से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताती हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिया है। सपोज आपको उन्होंने तीन वेक्टर्स दिए हैं, F1, F2 एंड F3, ओके। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं, उनके एंगल्स दिए, देखो थीटा एंगल इसका दिया है 37 डिग्री, इसका दिया है 53 डिग्री सॉरी, और इसका दिया है 37 डिग्री, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द components of vectors F1, F2 एंड F3 बार। ये तीनों के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। कौन से कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो, ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है। क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस ही है, यहाँ पे जेड एक्सिस हमने नहीं लिया है अभी तक, तो उन्होंने बोला है कि इनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। तो इसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। एग्जाम में बहुत बार आपको यही एंगल दिखेंगे, 37 डिग्री का, 53 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल बच्चों को इनके जो साइन थीटा और कॉस थीटा वो पता होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे, देखो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, तो उससे आपको ये दो ट्रायंगल्स बताए जाते हैं जिनकी साइड्स हमेशा बच्चों को पता होनी चाहिए। शायद आपको पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो मैं बता देती हूँ। ये एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होता है ये 37 डिग्री होता है। ये 37 डिग्री कब होता है, जब ये साइड होती है 3, ये साइड होती है 4 और ये साइड होती है 5। तो अगर ये 37 डिग्री दिया है तो आप इसको लोगे 3, 4, 5, ऐसे आप ये ट्रायंगल आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये आपको हर जगह पे लगने वाला है। अगर ये साइड उन्होंने दी है, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री दिया है, तो आपके दिमाग में कौन सा ट्रायंगल आना चाहिए, दिस 3, 4, 5। तो इस ट्रायंगल का साइन 37 क्या आएगा, बोलो, साइन 37, सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है इसकी 3 और हाइपोटेनस क्या है इसका 5,
तो ये क्या आएगा 3/5। ओके, इसका cos 37 क्या आएगा बोलो, cos 37 एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है 4 और ये क्या है 5, मतलब ये आएगा 4/5। ये हो गया 37 का। और ये एंगल होता है इसका 53 डिग्री। इसका भी बताती हूँ। अगर आपको उन्होंने एंगल 53 डिग्री दिया है, तो अगर 37 दिया है तो आप ये साइन कॉस लोगे, बराबर, ये ट्रायंगल याद करोगे। 37 दिया है तो ये एंगल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर आपको 37 दिया है तो आप ये ट्रायंगल याद करोगे। अगर उन्होंने 53 एंगल दिया है तो आप कौन सा ट्रायंगल याद करोगे, उसकी साइड्स कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम याद करो। उसकी साइड्स होती है, ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पे, इधर लिखती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखती हूँ। तो अगर उन्होंने ये एंगल 53 दिया है तो आप ये ट्रायंगल याद करोगे 53 के लिए। ये क्या है 4, ये क्या है 3 और ये क्या है, दोनों के लिए 5 सेम रहेगा। देखो 37 के लिए ये 3, 37 है तो ये 3 रहेगा और ये 4 रहेगा। अगर 53 है तो ये 4 रहेगा और ये 3 रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको। तो 53 के लिए आप ये एंगल्स लोगे और 37 के लिए आप ये वैल्यूज लोगे। तो यहाँ पे साइन 53 क्या आएगा बोलो, साइन 53 इज इक्वल टू, अपोजिट साइड क्या है इसकी 4/5 आएगा हाइपोटेन्यूज। एंड cos 53 क्या आएगा इसका, cos 53 इज इक्वल टू, इसकी एडजेसेंट साइड है 3/5। मतलब जब 37 है तो 3/5 एंड 4/5, जब 53 है तो 4/5 एंड 3/5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होल सिलेबस। पूरे सिलेबस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका काम बहुत आसान हो गया। कंपोनेंट आप ऐसे ही ढूंढ लोगे। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग जाते हैं F1 की तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है F1 का ये एंगल है 37, जो कि हम थीटा मानते थे। तो मैंने आपको बोला है जो एंगल दिया है उसकी साइड में हम क्या लेते हैं कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइड में क्या लेते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, F1 cos 37। एम आई क्लियर? ये क्या आएगा F1 cos 37। सॉल्व कर लो यहीं पे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नीचे सॉल्व करके दो क्या, आई थिंक नॉट नेसेसरी। यहाँ पे ही आपने किया तो भी समझ में आ जाएगा, सेपरेट से आप कर सकते हो। तो ये आएगा F1 cos 37 दैट इज इक्वल टू, F1 क्या है यहाँ पे 5 cos 37, या ये एंगल कौन सा है 37, मतलब आप ये वाला लोगे अभी। ठीक है, तो cos 37 क्या है इसका 4/5। तुरंत ये ट्रायंगल है ना, साइड में आप ड्रॉ करके फिर ये निकाल सकते हैं। तो ये कितना है 4/5, तो cos 37 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4/5। ओके, तो यहाँ 5 कैंसिल हो गया। तो हमें इसका x कंपोनेंट क्या मिला, F1 का Fx क्या मिला हमें, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ओके, अब क्या निकालना है Fy निकालना है। तो Fy हमें क्या मिलेगा, देखो Fy यहाँ पे मिलेगा दैट इज F1 sin 37, राइट। ये वाला cos 37, तो ये वाला क्या रहेगा sin 37। तो sin 37 कितना है, F1 क्या है आपका 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। sin 37 कितना है 3/5, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3/5। तो यहाँ 5 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 3 न्यूटन, राइट। तो Fy हमें क्या मिला 3 न्यूटन। ठीक है, ये किसके लिए 1, और यहाँ पे 1 लिखो क्योंकि F2 F3 आगे देना है। तो ये F1x 4 न्यूटन मिला, F1y 3 न्यूटन, मतलब ये F1 के हमें x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट मिल गए। अब चलते हैं इसकी तरफ। ठीक है, अब देखो इसको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करो। ये हो गया इसका, इसकी साइड में थीटा की साइड में कौन सा, ये x एक्सिस है, तो इसकी तरफ कौन सा आएगा cos, और इसकी तरफ कौन सा आएगा sin। तो ये होगा आपका F2 cos क्या 53। एम आई क्लियर, F2 cos 53, और ये क्या आएगा आपका F2 sin 53। इसको मैं रफ करती हूँ, F2 sin 53। तो अभी यहाँ पे देखो F2 क्या है आपका 20। अब आप कौन सा cos 53 लोगे, यहाँ पे 37 के लिए हमने एंगल बनाए थे, 53 के एंगल इधर है। अब आप कौन सा ट्रायंगल याद करोगे, ये वाला ट्रायंगल 4 3 5 का।
3 4 5 का नहीं, जब 37 होगा तो 3 4 5 का, जब 53 होगा तो 4 3 5 का। तो 4 3 5 में cos 53 कितना है 3/5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/5। तो ये होगा 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, मतलब आपको एंगल कितना मिला, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट कितना मिला, दैट इज 12 न्यूटन। ये क्या है आपका F2x इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, अब निकालते हैं Fy, F2y निकालते हैं, क्या F2y। तो F2 यहाँ पे कितना है देखो, दैट इज 20 एंड साइन 53 कितना है 4/5, तो यहाँ पे लिखो 4/5, तो ये होगा 5 4 ज़ा एंड 4 4 ज़ा 16 न्यूटन, मतलब F2y हमें कितना मिला 16 न्यूटन। समझ में आया? तो ये हमने इसका निकाला F2 का। अब चलते हैं F3 की तरफ। ओके, तो F3 यहाँ पे क्या है 37, ये एंगल ये वाला दिया है, तो एंगल की तरफ जो साइड है वो कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या आएगी cos, मतलब ये हमें मिलेगा F3 cos 37 मिलेगा। अब कौन सा ट्रायंगल याद करोगे, ये वाला। ओके, cos 37 मतलब इज इक्वल टू F3 कितना है 15, cos 37 कितना होता है 4/5, तो यहाँ पे लिखो 4/5, तो ये होगा 5 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, मतलब ये हमें मिलेगा 12 न्यूटन। ये क्या F3x इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये वाली, ये हमें क्या मिलेगी, दैट इज F3 sin 37, क्या मिलेगी F3 sin 37। निकालो F3 sin, इधर निकालती हूँ, F3 sin 37, F3 क्या है 15, तो ये आएगा 15 इंटू साइन 37 क्या है 3/5, तो ये आएगा 3/5, तो ये होगा 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, मतलब आपका F3y आपको क्या मिला 9 न्यूटन। देखो सभी कंपोनेंट निकाले, x एंड y कंपोनेंट सभी वेक्टर्स के निकाले। F1x कितना मिला 4 न्यूटन, F1y 3 न्यूटन। बस इतना याद रखो, एंगल की साइड में होता है cos और अपोजिट साइड में होता है साइन, और उनको F1 लगता है जो वेक्टर है वो इनटू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंगल, जो वेक्टर है वो इनटू कॉस एंगल। ओके, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मिला F1x, F1y, F2x, F2y, F2 के 2 कंपोनेंट, F1 के 2 कंपोनेंट एंड F3 के 2 कंपोनेंट, ऐसे तीनों वेक्टर्स के हमें कंपोनेंट्स मिल गए। हम तीनों वेक्टर्स को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल नोट डाउन करो बच्चों, क्योंकि आपके बुक में नोट्स में ये कहीं पे भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा के न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इनको नोट डाउन करो। यहाँ पे नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे एक बोट है, इस बोट को 2 थ्रेड लगाए हैं, एक थ्रेड से इसको यहाँ पे टाई किया है और दूसरे थ्रेड से इसको यहाँ पे टाई किया है। ये थ्रेड का जो टेंशन है वो T1 है और इसका टेंशन है T2, और उन्होंने टेंशन दिया है T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड, और इनके कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं T1 एंड T2 अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पे हम लोग ये y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दिस इज द y एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अब पहले इन्होंने एंगल वही दिए 37 53, राइट, वही एंगल्स दिए, मतलब हम लोग उनको वैसे ही रिजॉल्व करेंगे और वही उनके कंपोनेंट रहेंगे। तो ये T1 का ये एंगल दिया है, मतलब ये कितना होगा इसका T1 cos 37 होगा, राइट, और ये क्या होगा इसका T1 sin 37। सिमिलरली ये T2 है, तो T2 की साइड में ये एंगल दिया है, मतलब ये क्या होगा इसका, ये T1 है, ये क्या होगा इसका, इसको मैं इस साइड लिखती हूँ, ये होगा T1 cos 37। तो इसका ये साइड कौन सा रहेगा T2 cos 53, और ये साइड इसका क्या रहेगा T2 sin 53, राइट। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इनके कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं दोनों के, तो कंपोनेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं T1 के x कंपोनेंट ऑफ T1,
क्या निकलेगा देखो, दैट इज इक्वल टू T1 का x कंपोनेंट क्या है, T1 cos 37, T1 cos 37, इसको हम T1 x भी बोल सकते हैं। T1 cos 37 क्या होगा, cos 37 हमने निकाला, याद करो कौन सा ट्राइंगल याद करोगे यहाँ पे, 3 4 5 वाला, क्योंकि एंगल क्या है 37, मतलब 3 4 37 तो 3 3 3 याद रखो, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 37 cos 37 क्या आएगा, इसका एडजेसेंट साइड क्या है 4, हाइपोटेनिस क्या है 5, मतलब T1, ये T1 कितना है दिया उन्होंने 5, तो ये 5 इंटू cos 37 क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 5, तो 5 5 कैंसिल, ये हमें क्या मिलेगा 4, ये आपको क्या मिला x कंपोनेंट, यही चाहिए था उनको x कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट निकालते हैं, y कंपोनेंट ऑफ T1, y कंपोनेंट ऑफ T1 वो रहेगा T1y, राइट। तो ये क्या मिलेगा हमें, वो क्या रहेगा T1 sin 37, तो यहाँ पे लिखो दैट इज इक्वल टू T1 sin 37। sin 37 क्या आएगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, अपोजिट साइड क्या है 3 डिवाइड बाय 5, T1 क्या है 5, 3 डिवाइड बाय 5, 5 5 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आया, ये हमें मिला T1 का। अब निकालते हैं T2 के लिए, फॉर T2, ओके। T2 के लिए x कंपोनेंट क्या आएगा, देखो x कंपोनेंट शॉर्टकट में लिखती हूँ T2x, दैट इज इक्वल टू T2 x कंपोनेंट कौन सा है, T2 cos 53, T2 cos 53। अब क्या होगा, ये क्या हुआ अभी, ये 53 हो गया, अब उल्टा होगा, यहाँ पे 3 होगा एंड यहाँ पे 4 होगा, ये ट्रायंगल तो दिमाग में बिठा लो। T2 cos 53, T2 कितना है अपना 10, तो ये होगा 10 इंटू cos 53, 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा एंड 3 2 जा 6, तो ये होगा 6। y कंपोनेंट क्या मिलेगा, y कंपोनेंट दैट इज T2y, दैट इज इक्वल टू 10 T2 sin 53 y कंपोनेंट में, दैट इज इक्वल टू T2, इसका sin 53 क्या आएगा अपोजिट 4 डिवाइड बाय 5, मतलब T2 कितना है यहाँ पे 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू 8। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया, मतलब आपको वेक्टर चाहे कौन सा भी दिया हो, पहले उसको स्प्लिट करो कंपोनेंट्स में, एंगल की साइड में cos एंड यहाँ पे sin, ऐसे उसको स्प्लिट करके आप उनके x एंड y कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के बहुत बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। सपोज उन्होंने एक यहाँ पे ऐसे प्लेन सरफेस रखा है, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे कुछ एंगल पे, सपोज थीटा जितने एंगल पे एक इंक्लाइन सरफेस है। इंक्लाइन सरफेस पता है ना, मतलब कोई ऐसा सरफेस होगा तो उसको हम इंक्लाइन सरफेस, जिसको स्लोप होता है उसको हम इंक्लाइन सरफेस बोलते हैं, मतलब कुछ एंगल में वो रखा होता है। तो ऐसे अगर हम कोई व्हीकल या फिर कोई भी इंक्लाइन रोड होता है, जैसे उसको स्लोप होता है, तो यहाँ पे कोई चीज़ रखे तो वो नीचे आएगी। सपोज यहाँ पे हमने एक मास रखा है, दैट मास उसका m इतना मास है, और वहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसके कंपोनेंट हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो कोई भी मास यहाँ पे रखा है उसका जो वेट है वो कहाँ पे रहेगा, वो हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। किसी भी बॉडी का वेट कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, राइट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो। तो ये उसका वेट जो नीचे की डायरेक्शन में है, इस वेट को हम लोग स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस आएगा, सपोज हमने इसको नाम दिया x, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाला, वो क्या रहेगा y। समझ में आया, ये रहा इसका x और ये रहा इसका y। दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये जो वेट है ये इस डायरेक्शन में है, अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करें, तो ये कितना है
90 डिग्री और ये कितना है थीटा। तो आपको पता है ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये इतना मैथ्स आपको पता है। ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कितना रहेगा 90 माइनस की थीटा, क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल की एडिशन, अगर मैंने ये x कंसिडर किया तो x प्लस ये 90 प्लस ये थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री होती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन, हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 90 उधर जाके क्या बनेगा माइनस 90, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना रहेगा 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस थीटा, मतलब x हमें क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमें कितना मिलेगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये होल एंगल कितना है, दैट एंगल इज 90। ये 90 माइनस थीटा उसमें से निकाल लिया तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 90 में से माइनस 90 माइनस थीटा किया, तो ये सपोज मैंने y इसको नाम दिया, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस 90 जीरो एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब बचा हुआ कितना होगा दैट इज ओनली थीटा, मतलब ये एंगल कितना होगा आपका थीटा। तो अभी देखो ये एंगल आपको चाहिए दैट इज द थीटा। अब इस थीटा की साइड में इसको आप y नाम दो x नाम दो, थीटा की साइड में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा mg cos थीटा। एम आई क्लियर। ये वाला कौन सा कंपोनेंट रहेगा mg cos थीटा और ये वाला कौन सा कंपोनेंट रहेगा mg sin थीटा। समझ में आया सबको। ये इंक्लाइन प्लेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत बार आगे जाके आपको पूछने वाले हैं। आपको वो ये एंगल देंगे राइट, उससे आप ये एंगल पता करोगे, ये 90 रहेगा उससे आप ये एंगल पता करोगे, इससे आपको ये एंगल मिलेगा क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90, 90 में से ये एंगल गया 90 माइनस थीटा गया तो बचा हुआ कितना रहेगा थीटा। तो ये थीटा ही तो हमें चाहिए था, 90 माइनस थीटा नहीं चाहिए था, हमें थीटा चाहिए था। तो ये थीटा है तो थीटा की साइड में क्या होगा mg cos थीटा, क्योंकि वेक्टर क्या है आपका mg, आप w cos थीटा भी बोल सकते हैं, वेट cos थीटा, तो वेक्टर क्या है आपका mg, तो ये mg cos थीटा रहेगा। क्योंकि जैसे r होता तो हम r cos थीटा लिखते हैं, f होता तो f cos थीटा लिखते, वैसे ये mg है तो हम क्या लिखेंगे mg cos थीटा, और ये वाला हम लोग क्या लिखेंगे उसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो उन्होंने वही पूछा था, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऐसे दोनों कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया। तो ये इंक्लाइन प्लेन के भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये आगे जाके आपको यूज करना है। एक्चुअली ये वेक्टर चैप्टर में आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं उन्होंने पूछे हैं, बट आगे जाके आपको डेफिनेटली ये कंपोनेंट यूज करने ही है, इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आगे जाके मैं तुरंत आपको पूछूँ कि कंपोनेंट बताओ तो आपको तुरंत बताते आना चाहिए थीटा की साइड में कॉस थीटा और परपेंडिकुलर साइड में साइन थीटा, ऐसे तुरंत आपको स्प्लिट करते आना चाहिए। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आया सबको। तो आप लोगों को याद रखना है। देखो इसके आगे के जो टॉपिक्स है आई थिंक मुझे लगता है उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत है, क्योंकि ये मैंने बस कंपोनेंट कैसे निकालने हैं उसके ही न्यूमेरिकल्स लिए हैं। आगे जाके हमें यूनिट वेक्टर के साथ न्यूमेरिकल्स लेने हैं, उनकी एडिशन कैसे करनी है, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो भी मुझे बताना है। उसके बाद किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालना है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कैसे निकालना है, सभी फॉर्मूलेज मुझे लेने। तो अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो आई थिंक मैं यहाँ पे रुकती हूँ। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का टॉपिक है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।